प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। जैसा कि पूर्व के व्याख्यानों में हम डिटर्मिनेंट से संबंधित काफ़ी प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आ रहे हैं कि क्रैमर रूल क्या है और इससे हम सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतलब इससे संबंधित बनने वाले प्रश्न सारे महत्वपूर्ण होते हैं, टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लिया, पहली बात आती है सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को तो मैं बिल्कुल बहुत बुरी तरह उधेड़ूंगा जब हम रैंक मैट्रिक्स पढ़ लेंगे, लेकिन अभी चूंकि क्रैमर रूल पढ़ना है तो इसलिए हम उतना ही जानेंगे यहाँ पर जितनी हमें आवश्यकता है। तो यदि कोई इक्वेशन जो आपके वेरिएबल हैं उसमें अगर लीनियर टाइप हो और इक्वल्स टू बी है, यहाँ पर ए बी सी और बी कांस्टेंट है, और यदि राइट हैंड साइड में बी इक्वल्स टू जीरो है, देखो बी के पास दो ऑप्शन है, बी इक्वल्स टू जीरो है, तो इस इक्वेशन में ये हम बोल देंगे कि ये इक्वेशन आपकी होमोजीनियस है। ओके, और अगर बी नॉन जीरो है प्यारे बच्चों, तो इसको हम बोल देंगे क्या, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इस तरह की इक्वेशन और ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, कुछ और भी हो सकता है। मतलब कोई भी अगर इक्वेशन है तो उसमें अगर राइट हैंड साइड में जीरो है तो उसको होमोजीनियस और नॉन जीरो है तो उसको नॉन होमोजीनियस। प्रश्न ये उठता है बेटा, कभी अगर आपको दे देगा 2x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल्स टू 9 और 5x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 2, x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 5 है, पूछ देगा कि इसमें इसको सॉल्व करके x y z का मान निकालिए, तो वहाँ पर थोड़ा सा समस्या आपको अवश्य होगी। तो इस तरह के प्रश्नों का हल हमें कैसे निकालना है, इसके लिए सर्वप्रथम हम पढ़ रहे हैं क्रैमर रूल। पर इस क्रैमर रूल की कुछ कमियां भी हैं, उस कमियों से मैं आपको वाकिफ कराऊंगा। पर जैसे ही हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेंगे, मैं आगाह कर रहा हूं आपको कि जैसे ही हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेंगे, आपकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की जितनी भी समस्याएं हैं ना, उनको मैं समूल नष्ट कर दूंगा। बस आपको भरोसा बनाए रखना है, बस आपको पढ़ते रहना है, बस आपको सीखते रहना है। चलिए, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं क्रैमर रूल क्या है, इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, इसको जानते हैं। तो यहां पर लिखेंगे लेट द एन लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन in n variable x1 x2 x3 डॉट 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 x। ठीक है, तो माना इक्वेशन कैसी है बेटा, a11 x1 प्लस a12 x2 a1n xn बराबर b1। अगला a21 x1 a22 x2 a2n xn बराबर b2। इसी प्रकार प्यारे बच्चों an1 x1 an2 x2 प्लस डॉट 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 ann xn बराबर bn। ये आपकी n नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। मान लेता हूं लेट इनके कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बन रहा है इसको हमने मान लिया डेल। ठीक है बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुनना, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, छोटा सा काम है ये। ठीक हो गया, परंतु ये मैंने कहा इसका मान नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यदि इनके कोफिशिएंट से बनने वाली मैट्रिक्स यानी कि x1 x2 xn के कोफिशिएंट से बनने वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो क्रैमर रूल यहीं पर हार मान लेता है। तो यही इसकी कमजोरी है प्यारे बच्चों, क्योंकि जब मैं आपको आगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा वो क्या कहेगा, अरे दुनिया की कैसी मैट्रिक्स ले आओ, मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप जैसी मैट्रिक्स लाओगे, आप जैसा सॉल्यूशन चाहोगे, हम आपको आपकी ही भाषा में उतना ही शानदार उत्तर देंगे। परंतु क्रैमर नहीं कर पाता, ये कहता है कि भैया डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तभी मैं कर पाऊंगा। दूसरी बात बेटा, इसकी कमजोरी क्या है, जितने वेरिएबल हैं उतने ही इक्वेशन होनी चाहिए। 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन, 4 वेरिएबल होंगे 4 इक्वेशन, 2 वेरिएबल होंगे 2 इक्वेशन, ये भी इसकी दूसरी कमजोरी है।
क्योंकि कोई तो कहेगा भैया 4 इक्वेशन दे देगा, 3 वेरिएबल देगा, तब कैसे निकालोगे सॉल्यूशन? तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या कहेगा बाद में, अरे आपका स्वागत है, आइए ना, जैसा आपको चाहिए हम वैसा देंगे। पर यहाँ पर क्रैमर रूल की जो 2 कमजोरी हैं, उन 2 कमजोरी को अभी हमें भूलना पड़ेगा, लेकिन उसकी जो खूबी है उसे जानना होगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि इसका डिटरमिनेंट प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक हो गया, चलिए ठीक हो गया। अब उसके बाद है सपोज A11, A12, A13 denote the cofactor of A1, A11, A12 डॉट डॉट डॉट, यानी कि A11 किसका कोफैक्टर, A11 का, A12 किसका कोफैक्टर, स्मॉल A12 का, A13 किसका कोफैक्टर, A13 का कोफैक्टर। ये कोफैक्टर्स हैं। अब हमने क्या किया, जो इक्वेशन थी पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, यहां पर लिखेंगे देन मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन बाय A11, A21, A31, A41 डॉट 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 AN1, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, एन एडिंग। जरा ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, तो यहां पर जरा ध्यान देना, जब मैं इस इक्वेशन को A1, A21, A31 यानी कि पहली वाली इक्वेशन को मैं ए वाली इक्वेशन को देखो, इस पर A11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको A21 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको A31 से मल्टीप्लाई, लास्ट वाले को AN1 से मल्टीप्लाई ऐड कर रहा हूं। तो ऐड करने में x वाले को एक साथ जोड़ूंगा, x2 वाले को एक साथ जोड़ूंगा, xn वाले को एक साथ जोड़ूंगा। तो जोड़ने के बाद प्यारे बच्चों ये ऐसा आ जाएगा, x1 A11 A11 प्लस A21 A21 प्लस डॉट 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 AN1 AN1 प्लस x2 के साथ प्यारे बच्चों, x2 के साथ आ जाएगा A12 A11 प्लस A22 A21 प्लस डॉट 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 AN2 और AN1 प्लस फिर x3 के साथ आएगा। लेकिन एक बात मैं यहीं पर बोल रहा हूँ, क्यों अपना लिखने में ज़्यादा समय और बात करें, क्योंकि मैंने आपको बोला था किसी भी एलिमेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो उसका सम 0 आता है। लेकिन अगर उसी के साथ जोड़ के उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ते हैं तो उसका मान डिटरमिनेंट के बराबर होता है। जैसे A11 कैपिटल A11, A21 कैपिटल A21, AN1 कैपिटल A1, ये तो डिटरमिनेंट के बराबर हो गया, लेकिन बाकी जितनी भी क्वांटिटी हैं वो सारी क्या हो जाएंगी प्यारे बच्चों, 0 हो जाएंगी। ये इसलिए मैंने लिखने से बच गया हूं। तो कितना आया, x1 और इसका डिटरमिनेंट डेल है, और बराबर राइट साइड में भी तो कुछ आएगा। राइट साइड में क्या आएगा, देखो राइट साइड में आपने क्या किया, पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई किया, A11, दूसरे वाले को A21, तीसरे वाले लास्ट वाले को AN1, तो कितना आ जाएगा B1 A11 B2 A21 और डॉट 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 BN AN1। तो प्यारे बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, ये पता है क्या है, आपने अगर ऐसा कर दिया ना, A12 A13 A1n B22 B23 B2n BN2 BN3 BNN, देखो ये इसका डिटरमिनेंट है, इसको मैंने मान लिया डेल 1। तो यहां से x1 का मान कितना आ गया, डेल 1 अपॉन डेल। ठीक है, यानी कि कहने का आशय ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है, तो x1 का मान कैसे निकालना है, ये डेल का मान तो आपने निकाल लिया, आपने क्या करना है, पहली वाले कॉलम को हटाना है, उसकी जगह B1 B2 BN रखना है। इसका जो डिटरमिनेंट आएगा इसको रखने के बाद उसका मान आपने डेल 1 रख दिया है, देखो, और डेल 1 अपॉन डेल करोगे तो किसका मान आ जाएगा प्यारे बच्चों, x1 का मान आ जाएगा। सिमिलरली अब दूसरे वाले जब x2 का मान निकालने जाओगे तो आपने सेकंड वाले को हटाना है, सेकंड वाले की जगह B1 B2 BN रख लोगे, और उसका जो डिटरमिनेंट आएगा उससे ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को डिवाइड करोगे तो x2 आ जाएगा। माना xn का मान निकालना है तो आप इसको हटाओगे, बाकी सेम रहेगा, इसकी जगह आप B1 B2 BN रखोगे, उसका जो डिटरमिनेंट आएगा उस डिटरमिनेंट को ओरिजिनल डिटरमिनेंट से प्यारे बच्चों डिवाइड करोगे तो xn आ जाएगा। तो ये क्रैमर रूल कहता है। आई बात समझ? तो सिमिलरली यहां पर मैं ज्यादा नहीं कर रहा बेटा, इसमें परेशान आपको। सिमिलरली जब अगली बार आप क्या करोगे, अगली बार इसको
A12 पहली वाली इक्वेशन को A12 से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे वाले को A22 से मल्टीप्लाई करो और तीसरे को लास्ट वाले को AN2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस स्थिति में क्या आ जाएगा, तो ये जो हो जाएगा B1 B2 Bn सेकेंड वाले में शिफ्ट हो जाएगा। तो सेकेंड वाले में शिफ्ट होने का मतलब है कि तब x2 का मान क्या आ जाएगा, del 2 अपॉन del आ जाएगा। सिमिलरली xn का मान प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, del n अपॉन del आ जाएगा। तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आई बात समझ में? तो हमें क्या करना है, क्रैमर रूल में पहले वाले को हटाया, उसकी जगह B1 B2 Bn रखा, जितना आया del 1 माना, del अपॉन del 1 किया, x आ गया। दोबारा दूसरी वाली रो में बी ये है, इसकी जगह क्या रखा हमने, B1 B2 B3 रखा, बाकी ये सेम रहे। उसका जो डिटरमिनेंट आया उसको del 2 नाम दिया, del 2 अपॉन del किया तो x2 आ गया। अगली बार में थर्ड वाले कॉलम को हटाया, उसकी जगह B1 B2 Bn रखा, उसका जो डिटरमिनेंट आएगा उसको ओरिजिनल डिटरमिनेंट से डिवाइड किया, वो x3 आ गया। सिमिलरली xn आ गया। पर क्या है कि अब जब तक हम कोई क्वेश्चन ना करें तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम उस प्रश्न को हल करते हैं। चलिए एक प्रश्न आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं मैं, सॉल्व x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 6, 2x प्लस 4y प्लस z बराबर 7, 2x प्लस 2y प्लस 9z बराबर 40। ये तीन इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है बेटा। सबसे पहले डेल निकालो। डेल का मतलब है कि इनके कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट 1 2 3 2 4 1 2 2 9, ठीक है, दिख रहा होगा 1 2 3 2 4 1 2 9। और इसका जो डिटरमिनेंट है ये आप लोग निकाल लोगे, इसका मान आ रहा है माइनस का 20 प्यारे बच्चों। अब सबसे पहले del 1 क्या आएगा बताओ। del 1 का मतलब है आप पहले वाले कॉलम में 6 7 12 6 7 14 रखोगे, बाकी ऐसे रहेगा प्यारे बच्चों। देखो कितना आसान है कि नहीं? ठीक है। del 2 क्या आएगा, del 2 आएगा आप पहले वाले को ऐसे रहने दो, दूसरे वाले की जगह ये रखो 6 7 14, तीसरा वाला तो ऐसे ही रहेगा। अगला del 3 क्या आएगा बच्चों, del 3 में पहले दो ऐसे रहेंगे 1 2 2 2 4 2, थर्ड वाली की जगह क्या आ जाएगा 6 7 14। अब इन तीनों का मान निकालो। del 1 का मान आ रहा है प्यारे बच्चों, del 1 का मान आएगा आपका -20 आ रहा है, -20 ही आ रहा है सौभाग्यवश। del 2 का मान भी -20 ही आ रहा है, del 3 का मान भी सौभाग्यवश -20 आ रहा है। ठीक हो गया, ये सौभाग्यवश आ रहा है, हाँ अलग अलग भी आ सकता है। सो x1 यहाँ से क्या आ गया, दिस इंप्लाई x1 बराबर मैंने बोला del 1 अपॉन del, x2 बराबर भी क्या होता है बेटा del 2 अपॉन del, और x3 क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या आता है del 3 अपॉन del। तो इसका मतलब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर जो del 1 अपॉन del है -20 अपॉन 20, तो इसका मान 1 आ गया, तो x1 का मान कितना आ गया 1। यहाँ पर ही -20 अपॉन -20 ये आ गया 1, यहाँ पर ही -20 अपॉन -20 ये आ गया 1। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में x1 का मान 1, x2 का मान 1, x3 का मान 1 आ गया। लेकिन जब लास्ट में आप प्रश्न कर रहे होते हो ना, तो एक बार चेक भी कर लेना, एक बार x की जगह 1 रखा, इसकी जगह 1 रखा, इसकी जगह 1, तो 3 2 5 1 6 आंसर आ गए। ऐसे क्रॉस चेक भी कर लेना एक बार, ठीक है। तो हमने एक प्रश्न आपका ये कर लिया प्यारे बच्चों। अब जब कर लिया है तो एक बार और प्रयास करते हैं कि किसी दूसरे प्रश्न को करने का, तो हमें बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं बस, फिर मुझे लगेगा कि आप लोगों को आ गया। सॉल्व 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 9, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2। इसका सॉल्यूशन करना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे आप ही बताओ। इसके सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1, जो कि मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ और डिटरमिनेंट को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग निकाल लेंगे। -2 आ रहा है इसका डिटरमिनेंट, ठीक हो गया। ऐसे del 1 क्या आएगा बच्चों, del 1 आएगा, देखो पहले वाले में 9 6 2 रखोगे, 9 6 2, बाकी ऐसे रहने दो, -1 1 -1 3 1 1, और इसका मान कितना आएगा, इसका मान आ जाएगा आपका डिटरमिनेंट का मान आ रहा है -2, ठीक है। del 2 क्या आएगा, del 2 आएगा आपको दूसरे वाले की जगह रखोगे 9 6 2, बाकी ऐसे रहेगा 2 1 1 ऐसे रहेगा, और यहाँ 3 1 1 ऐसे रहेगा। जब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो -4 आएगा। del 3 क्या आएगा बच्चों, देखो पहला 2 1 1 ऐसे रहा, -1 1 -1 ऐसे रहा, 3 1 1 की जगह 9 6 2 लिख दोगे, 9 6 2, तो यहाँ से इसका मान आ गया -6। तो हमारा del जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसका डिटरमिनेंट -2 आ रहा है, del 1 का मान -2 आ रहा है, del 2 का मान -4 आ रहा है, del 3 का मान
6 आ रहा है। तो क्रैमर रूल से क्या होता है बेटा? सो क्रैमर रूल, बाय क्रैमर रूल x1 का मान होता है del 1 अपॉन डेल, x2 का मान होता है del 2 अपॉन डेल, x3 का मान होता है del 3 अपॉन डेल। देखो del 1 अपॉन 1 -2 अपॉन -2 बराबर 1, del 2 अपॉन डेल, del 2 का मान -4 अपॉन -2 बराबर 2, del 3 अपॉन डेल -6 अपॉन -2 बराबर 3। तो इसका मतलब इस सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के लिए x1 का मान 1 आ रहा है, x2 का मान 2 आ रहा है प्यारे बच्चों, x3 का मान 3 आ रहा है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्रैमर रूल के द्वारा इस प्रक्रिया के द्वारा संपन्न करते हैं। पर मैं फिर बोल रहा हूँ, इसकी कुछ कमजोरियां हैं, उस कमजोरी को अभी हमें छुपाना है। लेकिन जैसे ही आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लोगे प्यारे बच्चों, आपकी जितनी भी शंकाएं हैं सबका समाधान हो जाएगा और सारी समस्याएं आपकी समूल नष्ट हो जाएंगी। पर उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि इंतजार का फल प्यारे बच्चों कैसा होता है? मीठा होता है। और इस मीठे इंतजार के फल का आपने लाभ उठाना है। तो धैर्यतापूर्वक, एकाग्रता के साथ इस जो भी व्याख्यानों में आपको पढ़ाया गया है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने उज्जवल भविष्य के लिए इसका उपयोग करें।